ठाकुर साहब के यहाँ मैं छोटी के बाद आई थी, लेकिन मंझली मैं ही कहलाई। ठाकुर साहब के पास 20 गांव की माल गुजारी थी। महलनुमा बड़ी हवेली के बीच में दालान और आगे ठाकुर साहब की बैठक थी। हवेली के दरवाजे पर चौबीसों घंटे लठैत रहते थे। हाँ, तो बड़ी ही ठाकुर साहब के सबसे करीब थी। जब ठाकुर साहब कहीं जाते तब वह घोड़े पर कोड़ा लिए बराबरी से चलती। उनमें दया धर्म नहीं था। पूरे गांव पर उनकी पकड़ थी। कहाँ से कितना पैसा आना है, किसके ऊपर कितना पैसा बकाया है, इसका पूरा हिसाब उनके पास था। ठाकुर साहब 65 साल के आसपास हो चले थे और बड़ी 60 के करीब थी। ठाकुर साहब को बस एक ही गम था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने पहले छोटी से शादी की थी और 5 साल बाद अब मुझसे। छोटी को राजकाज से कोई मतलब नहीं था। दिन भर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना उसकी आदत थी। 40 के आसपास हो चली थी, लेकिन उसके आने के बाद भी ठाकुर साहब का गम कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। इसीलिए ठाकुर साहब ने मुझसे ब्याह रचाया था। मेरी उम्र यही कोई 20-22 साल के आसपास चल रही थी। मैं गरीब परिवार से थी। एक बार धुमरी गांव में जब ठाकुर साहब आए थे, तब मैं बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रही थी। ठाकुर साहब ने मेरे इस काम की तारीफ की थी और वह मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। और न जाने क्यों उनके दिल में आया कि शायद मेरी वजह से उनके घर में औलाद की खुशियां आ जाएंगी। मेरी माँ तो इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिताजी की सोच थी कि इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ना इज्जत की बात है। खैर, बहुत शानो शौकत के साथ ठाकुर साहब से मेरा ब्याह हुआ, जैसा कि दूसरी जगह होता है। सौतन आने पर पुरानी औरतें जलन करती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी ही ने मेरी नजर उतारी थी और छोटी मुझे ठाकुर साहब के कमरे तक ले गई थी। मेरे लिए शादी ब्याह की बातें एक सपने जैसी थी, क्योंकि गरीब घर की लड़की की इज्जत से गांव में खेलने वाले तो बहुत हैं, पर इज्जत देने वाले नहीं थे। इसीलिए जब ठाकुर साहब के यहाँ से रिश्ते की बात आई, तब मैंने भी ना नहीं किया। अब बड़ी और छोटी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए आपसी तनी तना वाली कोई बात नहीं थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बड़ी ही ठाकुर साहब के साथ गांव गांव जाती थी और वसूली करती थी। ऐसे ही एक बार रेवड़ी गांव गई। वहां सब किसानों ने तो अपने कर्ज का हिस्सा ठाकुर साहब को भेंट कर दिया था, लेकिन सिर्फ रमुआ ही ऐसा था जो खाली हाथ था। वह हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर जी, ओले गिरने से फसल बर्बाद हो गई है। पिछले दिनों मेरे माँ बाप भी गुजर गए। अब इस साल आप कर्ज माफ कर दें तो अगले साल पूरा चुकता कर दूंगा। लेकिन बड़ी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने लोगों से कहा, बांध लो इसे, इसकी सजा हवेली में तय होगी। मैं जब ठाकुर साहब के यहाँ आई, तब पहले पहल तो किसी बात पर अपनी सलाह नहीं दी थी, लेकिन ठाकुर साहब चाहते थे कि मैं भी इस हवेली से जुड़ूं और जिम्मेदारी उठाऊं। धीरे धीरे मैं हवेली में रच बस गई और वक्त जरूरत पर सलाह देने के साथ साथ हवेली के कामकाज में हिस्सा लेने लगी। रात हो चली थी कि तभी हवेली में हलचल हुई। पता करने पर मालूम हुआ कि ठाकुर साहब आ गए हैं। बड़ी ने अपना कोड़ा हवा में लहराया। तब मुझे एहसास हुआ कि आज भी किसी पर जुल्म ढाया जाना है। अब मैं भी झरोखे में आकर बैठ गई। रमुआ को रस्सियों से बांधकर आंगन में डाल दिया गया था। तब बड़ी ठाकुर साहब के इशारे का इंतजार कर रही थी, उस पर कोड़े बरसाना शुरू करें। मैंने अपनी नौकरानी से उसको मारने की वजह पूछी। तब उसने बताया, मंझली ठकुराइन, यहाँ तो यह सब होता ही रहता है। अरे, कोई बकाया पैसा नहीं दिया होगा। रमुआ थर थर कांप रहा था। अभी मैंने उस नौकरानी से ठाकुर साहब के पास खबर भिजवाई कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, और मैं झरोखे के पीछे चली गई। तभी वहां ठाकुर साहब आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, ठाकुर साहब, यह रमुआ मुझे ईमानदार और मेहनती लगता है, इसलिए इसे यहीं पटक देते हैं। पड़ा रहेगा, हवेली खेत खलियान के काम तो करेगा ही। यह मजबूत लठैत भी है। ठाकुर साहब को मेरी सलाह पसंद आई, लेकिन दूसरों पर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उन्होंने रमुआ को 10 कोड़े की सजा देते हुए हवेली के पिछवाड़े की कोठरी में डलवा दिया। एक दिन मैंने नौकरानी से रमुआ को बुलाया। हवेली में कोई भी मर्द औरतों से आमने सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए बात करने के लिए बीच में पर्दा डाला जाता था। रमुआ ने पर्दे के दूसरी तरफ आकर सिर झुकाकर कहा, मंझली ठकुराइन जी, आदेश दें। पर्दे में से मैंने रमुआ को एक निगाह देखा। लंबा कद, गठा हुआ बदन। सामने से देखा, माथे पर पसीने की बूंदें एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही थी।
उसे देखते ही मेरे तन की उमंगें और मन की तरंगे उछाल मारने लगी। मैंने रमुआ पर रौब काटते हुए कहा, तो तू है रमुआ, अब क्या हवेली में बैठे बैठे ही खाएगा? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, समझा? यह सुनकर रमुआ घबरा गया और बोला, आदेश मंजली ठकुराइन। मैंने कहा, इधर आ, जो ठाकुर जी की बैठक है उसके ऊपर बयान में हाथ से चलने वाला पंखा लगा है, उसकी डोरी निकल गई है, जरा उसे अच्छी तरह से बांध दे। पर्दे के पीछे मैं नौकरानी के साथ खड़ी थी। बंदर की तरह दीवार पर चढ़ गया, मयान तक पहुंच गया और उसने पंखे की सभी डोरियां बांधी। इसके बाद बैठक को साफ कर अच्छी तरह जमा दिया। ठाकुर साहब ने बैठक का इंतजाम देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने इस बारे में नौकरानी से पूछा तब उसने मेरा नाम बताया। ठाकुर साहब की निगाह में मेरी इमेज अच्छी बनती जा रही थी। एक दिन मैंने ठाकुर साहब से कहा, रमुआ को हवेली की हिफाजत के लिए रख लेते हैं और कहीं जाते समय भी अपनी हिफाजत के लिए नौकरानी के साथ इसे भी रख लिया करूंगी। ठाकुर साहब ने मेरी बात मान ली और मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी रमुआ के ऊपर सौंप दी। हवेली से कुछ ही दूरी पर खेत था। खेत में मकान बना था जिससे हवेली का कोई आदमी वहां जाए तो उससे कोई परेशानी ना हो। एक दिन मैंने नौकरानी को बैलगाड़ी लगाने के लिए कहा। बैलगाड़ी के चारों डंडों पर चादर बांधी गई थी जिससे बाहर के किसी मर्द की निगाह हवेली की औरतों पर नहीं पड़ी। क्योंकि बड़ी अब 60 के पार हो चुकी थी, इसलिए यह सब बंदिश उन पर तो नहीं थी। छोटी पर कम और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा थी। खैर, हवेली के दरवाजे से बैलगाड़ी तक दोनों तरफ पर्दे लगा दिए गए और मैं उन दो पर्दों के बीच से होकर बैलगाड़ी में बैठ गई और रमुआ बैलगाड़ी पर लाठी रखकर हाँकने लगा। खेत पर जाकर मैंने रमुआ को बैल बांधने और पानी की ढाल ठीक करने के लिए कहा। थोड़ी देर में काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर बरसने लगी। रमुआ अभी भी खेत पर काम कर रहा था। नौकरानी को मैंने ऊपर के कमरे में भेज दिया और कहा, जब चलेंगे तब बुला लूंगी, और बाहर से कुंडी लगा दी। बरसात तेज हो गई थी और रमुआ छपरा में खड़ा होकर पानी से बच रहा था। मैंने रमुआ को अंदर आने के लिए कहा, तभी जोर से बिजली कड़की और ऐसा लगा कि वह मकान पर ही गिर रही है। मैंने डरते हुए रमुआ को जोर से जकड़ लिया। उस समय मैं रमुआ के लिए औरत और रमुआ मेरे लिए मर्द था। थोड़ी देर में बरसात थम गई। मेरा मन सुख से भर गया था। रमुआ मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैंने उसे सिर्फ फिर से खेत पर भेज दिया और ऊपर के कमरे में नौकरानी जो अभी भी सो रही थी उसको छिड़क कर उठाते हुए कहा, क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है? नौकरानी हड़बड़ा कर उठी और बैलगाड़ी लगवाई। वापस हवेली में आकर मैंने रमुआ को दालान में बुलवाया और बड़ी से कोड़ा लेकर रमुआ पर एक ही सांस में 10 से 20 कोड़े बरसा दिए। मेरे इस बर्ताव की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठाकुर साहब और बड़ी खुश हो रही थे कि मंजली भी अब हवेली के रंग ढंग में रच बस रही है। और उधर रमुआ अब भी यह नहीं समझ पाया कि आखिर मंजली ने उस पर कोड़े क्यों बरसाए। पहली बात तो यह कि रमुआ को मैंने एहसास दिलाया कि जो खेत पर हुआ उसके लिए उसे चुप रहना है, वरना दूसरी, ठाकुर साहब और नौकरानी को यह एहसास दिलाना कि मुझे रमुआ से कोई लगाव नहीं है। तीसरी यह कि अगर हवेली में मेरे से वारिस आता है तो उसके हक के लिए मैं कोड़े भी बरसा सकती हूँ। इसके बाद मैंने ठाकुर साहब को रात मेरे कमरे में गुजारने की गुजारिश की, इतनी अदाओं के साथ की कि वह मना नहीं कर सके। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह औरत वाला क्रिया चरित्र मुझ में कहां से आ गया था, जिसके बल पर मैं अपने इरादे पूरे कर रही थी। अगले दिन मैं पहले की तरह सामान्य थी। नौकरानी से रमुआ को बुलाकर हवेली की साफ सफाई करवाई। रमुआ अभी भी डरा और सहमा हुआ था। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आज ठाकुर साहब की खुशियों का पारावार नहीं था। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दावतों, कव्वालियों, नाच गानों का दौर चल रहा था। कब रात होती कब सुबह मालूम नहीं पड़ता। जो पैसा अब तक हवेली की तिजोरी में पड़ा था, खुशियां मनाने में खर्च हो रहा था। जगह जगह लंगर चल रहे थे, दान धर्म चल रहा था, और हो भी क्यों नहीं, ठाकुर साहब का वारिस जो आ गया था। बड़ी और छोटी भी औरत थी और इतने दिनों तक हवेली को वारिस नहीं देने की वजह से वह जानती थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप समझ नहीं पा रही थी कि मंजली ने यह कारनामा कैसे कर दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।